हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए और उन सभी के लिए जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूजीसी नेट का। और मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, मैं लगभग 5-6 एग्ज़ाम नेट के दे चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने बार बार देखा है कि कहीं ना कहीं ये कथन पूछे जाते हैं, घूम फिरा कर पूछे जाते हैं। तो जितना भी मैंने अपना नोट्स बनाया था उसमें मैंने संकलन किया था, तो उन सबको मैं लेके आया हूँ एक ही वीडियो में आपके सामने। तो अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कथन जो आप बच्चन की बुक से पढ़ते तो वहां से आपको पता चलता, और रामचंद्र शुक्ल या अन्य विद्वान है जो भी आलोचक है उनके जो महत्वपूर्ण कथन है उन सब का संकलन एक ही वीडियो में। और मुख्य कथनों को, अब सारे जो भी कथन है उनको हम ले नहीं सकते, लेकिन उनमें भी जो मुख्य मुझे लगे हैं जो मैंने अपने नोट्स में रखे हैं उन पे हम आज बात करेंगे, और उम्मीद है कि कल आपके ये काम आए और यही मेरी सफलता होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कमेंट करके भी मेरे साथ जुड़ भी जाएं साथ में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपका समय मेरे लिए कीमती है, उसे बर्बाद नहीं करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। धैर्य बनाए रखें, ठीक है। धैर्य से ही सब कुछ मिलेगा और घबराना नहीं है, कल आपका अच्छा जाएगा पेपर। हिंदी के विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन। सबसे पहले मैंने रामचंद्र शुक्ल को रखा है। शुक्ल की किताब को आप शुक्ल के काफी कथनों से परिचित होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक तरह की रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अब जैसे रामचंद्र शुक्ल को रखा है, उनके ही कथन पहले रखे हुए हैं। मैंने बार बार नाम उनको नहीं जोड़ा है कथनों के साथ, इसलिए जब तक चलेंगे मैं आपको बता दूं कि ये शुक्ल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कथन है, जैसे केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। अ, तो ये भी काफी बार पूछा जाता है, और इसके साथ और भी बातें हैं, 3-4 वो भी पूछी जाती है। पर यहीं से आप पकड़ लेंगे, इसलिए मैंने मतलब एक हिंट के तौर पे आपके सामने रखा है। और जो बार बार मतलब पूछा जाता है उसको रखा है आपके सामने। और दूसरा है जो पद्मावत को समासूक्ति, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उसे, समासूक्ति मानते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने बड़े मतलब आप जब 10-15 नंबर के क्वेश्चन लिखने का है तो वो भी मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, सीधी बात करते हैं, बार बार बताने का प्रयास नहीं करेंगे। पद्मावत को समासूक्ति कहा है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और भक्ति काल को वेद काव्य भी कहा गया है, ठीक है। भक्ति काल का वेद काव्य मतलब पद्मावत को भक्ति काल का वेद काव्य भी कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पद्मावत को भक्ति काल का वेद काव्य किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और समासूक्ति भी रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है, ठीक है। आगे जो चौथे नंबर पे है, प्रेम गाथा परंपरा का अंतिम कवि शेख नबी को मानते हैं। शेख नबी को मानते हैं, मतलब रामचंद्र शुक्ल प्रेम गाथा का अंतिम कवि किसे मानते हैं? शेख नबी को मानते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो बिहारी सतसाई के ऊपर जब वो चर्चा करते हैं, ठीक है, तो वहां पे वो बताते हैं कि यदि प्रबंध कब एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्त एक खिला हुआ गुलदस्ता है। ये भी बहुत बार पूछी गई है। आगे है जो नंददास को जड़िया कवि भी इन्होंने ही कहा है, रविंद्र शुक्ल ने कहा। सूर की मुख्य विशेषता, ठीक है, सूर की मुख्य विशेषता बताता है कि नवीन प्रसंग की उद्भावना है। ऐसी प्रतिभा तुलसी तुलसी में भी नहीं दिख जाती कि सूरदास की जो प्रतिभा है वो नवीन प्रसंगों की भावना करना है, तो जो तुलसीदास में भी रामचंद्र शुक्ल नहीं देख पाते हैं, उन्हें देखने को नहीं मिलती है। 8वें नंबर पे है, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। तो रामचंद्र शुक्ल घनानंद के बारे में कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक जब मैं अभी नोट्स देख रहा था तो वहां पे मुझे एक और बात याद आई, पर वो जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। उसे आप ऐसे सुन लें कि जब मतलब सूरदास घनानंद अपने मतलब रचना करते थे या कुछ भी करते थे तो अलंकार शास्त्र मानो उनके पीछे पड़ जाता था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं इसको, आप अलंकार शास्त्र उसके पीछे पड़ जाता था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आगे है जो प्रेम और सौंदर्य का कवि जायसी को कौन मानते थे? तो रामचंद्र शुक्ल मानते थे। रामचरित के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है, ठीक है। आगे जो है 11 नंबर पे, देश प्रेम क्या क्या है? क्या है देश प्रेम? क्या प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश, मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहिता सारी भूमि। ये कथन मतलब आपके सामने रख दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसका है, ठीक है। चाहे नेट का एग्जाम हो या आपके कोई भी हिंदी से जुड़ा एग्जाम हो, तो मैंने ऐसे ही कथनों को लिया गया है जो सभी एग्जाम में आपकी सहायता या आपके काम आए। क्योंकि नेट को ही आधार बना के अगर हम कुछ बनाएंगे तो बाकी
जो दोस्त है जो अदर तैयारी करने वाले हैं उनके काम का फिर थोड़ा कम हो जाता है। तो मैंने ओवर ओवरऑल मतलब इसको जोड़ने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये अच्छी वीडियो हो। और आगे आपका जैसे आता है 12 नंबर पे, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। जो चिंतामणि उनका निबंधों का जो संग्रह है रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, जिन्हें चार उसमें डिवाइडेशन किया गया है उसमें, ठीक है। तो उसमें ये कहते हैं पहले पहले ही भाग में, ठीक है, चिंतामणि के उसमें कहते हैं कि यात्रा को लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। आगे जो कहते हैं कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं अपितु मन के भीतर की वस्तु है। ये भी आप अभी वर्तमान पे ना जाएं, सौंदर्य पे ज्यादा ना बिखरें, बिखरे ही कहूँ कि मतलब उलझ जाएं, इसलिए मन के सौंदर्य को ही पहचाने, वो बात है। तो यहाँ रामचंद्र शुक्ल ये भी कहते हैं कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं अपितु मन के भीतर की वस्तु है। आपको ध्यान रखना, नोट्स भी बना सकते हैं, जिस तरह से आप याद रख सकते हैं। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देश के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देश की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं, ठीक है। तो ये भी है। और इसी तरह का एक विवाद जो है रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी में पृथ्वीराज रासो पर भी हुआ था। पृथ्वीराज रासो पर भी हुआ था। तो वहाँ पे वो उसे जो रामचंद्र शुक्ल है उसे अप्रामाणिक मानते हैं, और जो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। तो कथा की दृष्टि से नहीं मानते हैं, ठीक है। किसी भी मतलब उसको देखते हैं तो कथा की दृष्टि से नहीं परखते हैं उसमें, तो ऐसा कुछ विवाद उनमें चला था। 15 नंबर पे है जो, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला आ जाता है, ठीक है। तो ये तो साहित्य के हर प्रत्येक छात्र के मन के अंदर बस चुका है, क्योंकि उसमें जब साहित्य पढ़ने की जो लगन आ जाती है तो रामचंद्र शुक्ल के इस कथन को बार बार वो किसी के सामने प्रस्तुत कर देता है, ठीक है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि वह एक ही कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तो तुलसीदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि वह एक ही कवि हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तुलसीदास के बारे में किसने कहा? तो आपका जवाब होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अपभ्रंश ठीक है, अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, ठीक है। तो ये एक तो जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लिखने का जो पैटर्न था, तो उसको भी आप जैसे चार, ठीक है, चार उसमें आपके आदिकाल को रखा है, छः में उसको किसको रखा है, ठीक है, आपका भक्ति काल को रखा है। तो पहले पहले उसका प्रकरण कौन सा, दूसरे प्रकरण का नाम क्या है, आपको वो भी याद करना है। जैसे यहाँ कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि ये किस प्रकरण में कहा, तो सामान्य परिचय में प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, ठीक है। आगे जो 18 नंबर पे है, जो रामचंद्र शुक्ल की अभी कथन चले, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। तो यह अपभ्रंश का भी जो दूसरा प्रकरण है, आदिकाल का दूसरा प्रकरण है, उसमें कही गई बात है। तो कभी ऐसा पूछे किस प्रकरण में कही गई बात, ठीक है, तो वो या तो इस कथन को ये किसका है, ठीक है। आगे है जैसे, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव, यहाँ पे गौरव लिखा है तो आप ध्यान रखें, गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। तो प्रकरण 4 में कहा है, ठीक है, जिसमें फुटकलन रचनाएं उन्होंने रखी है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल का ही कथन, जैसे पुराना चावल बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है, प्रकरण 4 में है। आगे जो हमारे दूसरे नंबर पे मतलब इनका है आधुनिक हिंदी साहित्य है, ठीक है। और जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, इसे मैंने याद करने के लिए जैसे है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत ट्रिक्स के द्वारा आपको समझाने का प्रयास, और वीडियो अगर आप मेरी देखें तो क्या पता अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आज मेरी प्लेलिस्ट में नीचे जाके आप देखें, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ। और जो मेरा अनुभव है 5-6 बार नेट का, या मेरे जो 3 जेआरएफ हुए हैं, ठीक है, उनका अनुभव है। हाँ, अभी जैसे ये चैनल नया है तो इसलिए काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंचा है और अपनी बात नहीं पहुंचा पाया हूँ, तो पर धीरे धीरे प्रयासरत हूँ। अगर आपका सहयोग होगा तो उसमें भी हम आगे लोगों की सहायता
कर सकेंगे, अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। दूसरे नंबर पे जो बच्चन सिंह है, उनके अब इनका जन्म तो आप 1907 याद ही रख सकें आप। अब साहित्य में परिपक्व हो चुके होंगे, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ। और साहित्य के क्षेत्र में अपना और मतलब स्थान रखोगे। आगे जो बच्चन सिंह के आप नोट कर सकते हो कि बच्चन सिंह की कौन से कथन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ही है, ठीक है, जो मैंने लाए। इससे काफी सारे मैंने छोड़े हैं, अगर आप चाहो तो मैं उनको भी आपके लिए प्रस्तुत कर सकता हूँ, अगर आपके कमेंट्स आए कि आप कुछ छोड़े ना, ठीक है, तो उस तरह की भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है, तो ये भी काफी बार पूछा जाता है। और अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। और इन्हें आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है, ठीक है। अब वहां से भी, अब दोहा अपभ्रंश का खास छंद है, ठीक है, दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। अब दोहे से एक और रामविलास शर्मा भी है कि राम कुंवर बरा, वहां से मुझे याद आ रहा है, ठीक है, कि दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है, ठीक है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। और दोहा और गाथा गाहा कहने का जो रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि जैसे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। वो रामचंद्र शुक्ल और हजार प्रसाद द्विवेदी इनमें ही आपस में एक दूसरे से जुड़ते हुए कहते हैं। तो दुआ अपभ्रंश का खास छंद है आपका बच्चन सिंह को। दुआ अपभ्रंश का लाडला छंद है किसका? राम कुंवर वर्मा या रामविलास शर्मा है, ठीक है। ऐसे मेरे को पढ़ाते वक्त याद आ रहा है, जो फिर रुक नहीं पाता है, तो उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत रखूंगा। विद्यापति अपरूप के कवि है, किसने कहा है? विद्यापति अपरूप की। बहुत छोटे से सवाल पूछ लिए जाते हैं और फिर एक नंबर हम गवा पाते हैं, और जिन्हें पता हो तो वो आसानी से ले लेते हैं, उनके लिए वो खतरनाक नहीं होते। तो ये बच्चन सिंह ने विद्यापति को अप्रूप के कवि कहा है, और दोहा अपभ्रंश का खास छंद है, ये भी ध्यान रखने बातें हैं। अब यहाँ पे बहुत ही जरूरी बातें हैं, ये मैंने दोनों उनकी जो दूसरा इतिहास है और जो पहला इतिहास उन्होंने आधुनिक लिखा था, उनमें से जो जो मुझे मुख्य कथन लगे हैं, वो मैंने आपके सामने रखे। आदिकाल नामक नहीं, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। कैसी बात कही है, ठीक है। जब रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ही सब इतिहास मान रहे थे, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरे इतिहासों पे मतलब क्या करते हैं, भरोसा नहीं करते थे, तो एक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग पद्धति अपनाई, ठीक है। और एक बच्चन है जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल के उस इतिहास को टक्कर देने का प्रयास किया है कि काफी समय हो गया है कि 29 में लिखा था, ठीक है। 29 के बाद इन्होंने 80 के 90 के दशक में लिखा है, तो मतलब 50 एक साल का गैप वो देखते हैं कि अब कुछ ना कुछ परिवर्तन या कुछ ऐसे तथ्य मिल चुके हैं जिसके बाद हम एक नया इतिहास ग्रंथ लिख ले। तो पहला इतिहास ग्रंथ वो उसको मानते हैं, ठीक है। और दूसरा अपने इतिहास का नाम रखे हिंदी सदी का दूसरा इतिहास, तब नाम भी रखते हैं। और उसमें काफी सारा मतलब परिवर्तन जो उनकी समझ के हिसाब से आया और नए तथ्यों के हिसाब से उनने उसमें परिवर्तन करने की सोची, ठीक है। आदिकाल का नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। और आगे कहते हैं कि कथन ही है, मतलब अलग अलग, मतलब आप इसको बस लिख ले, नोट कर ले, माइंड में बसा लें, ऐसे बसा लें कि आप मुझे कमेंट करें बाद में पेपर देके कि कुछ आया था यहाँ से, और मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी सहायता कर सका। यही मेरा प्रयास है इस यूट्यूब से जुड़ने का। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। ये भी महत्वपूर्ण कथन है, ये भी पूछा जाता है। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम पद्मावत है। ये जिन्हें भी मतलब आप देखो, सवाल बनाने का पैटर्न आपको अगर नहीं आता तो मैं एक बार फिर बताता हूँ कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम पद्मावत है। यह किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। इस तरह से आपके सामने आ सकता है, ठीक है। इनमें से कौन है इस तरह का, तो मैं अब बार बार वो नहीं, क्योंकि समय को हमें बचाना है। और ये लाइव क्लास तो है नहीं अभी, ठीक है, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा के जितना या जिस तरह से आपको पसंद आई उस तरह से कर सकते हैं। आगे है कि नए इतिहास के लिए शुक्ल का इतिहास एक चुनौती है, नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल के मानते हो, उसके अलावा मतलब ये जो दुनिया है, ठीक है, और इतिहास ग्रंथ पे भरोसा नहीं कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने उसको टक्कर देने का प्रयास किया है। तो तब कह रहे हैं कि नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है। और शुक्ल का इतिहास एक चुनौती भी है, क्योंकि उनके जो तर्क थे, ठीक है, उनसे लड़ना भी था। और तर्क भी ऐसे नॉर्मल वाले या सामान्य तर्क नहीं थे जिन्हें मतलब ऐसे यूं ही खारिज कर दिया जा सकता था। तो ये एक नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं था उनके लिए। आगे जो उनका कथन आ रहा है कि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। किसका कथन है? बच्चन सिंह का। जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज करना। अब शायद जो जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाली स्टोरी बताई है, तो आप इसे आसानी से पकड़ लेंगे कि एक ऐसे
साहित्यकार या आलोचक या जो भी आप कहें निकले हैं, जो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को टक्कर देते हैं, वही कह सकते हैं कि जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज करना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी कुछ अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसका कथन है? बच्चन सिंह का। आगे है, जो भारत भारती को राष्ट्रीय भावना का सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भारत भारती के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, गुप्त की है। ठीक है, तुम 12 में लिखी है। ठीक है, और ये क्रांतिकारियों की गीता भी कही जाती है। काफी सारे सवाल हैं, इससे भी अब मन से उबाल आ जाता है कि ये भी बताएं वो भी बताएं, पर जिस तरह का आज वीडियो का मैंने वो बनाया है, तो वो आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि नहीं तो हम एक और ही दुनिया में चले जाएंगे। इसलिए अ, आगे जो कवि लोग कविता के सौदागर थे, अब कवि लोग कविता के सौदागर, इस चीज में आप अगर साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो उसमें आप पीछे जा सकते हैं कि आदिकाल में क्या था कि जो राजाओं की प्रशंसा करते थे। ठीक है, पर उतनी ज्यादा भी नहीं करते थे। ठीक है, कि बड़ी चाटुकारिता हो गई थी। पर जो भक्ति काल में तो उसे अ, वो स्वर्ण काल कहा गया था। स्वर्ण काल भी दो को उसमें कहा गया था। ठीक है, स्वर्ण काल एक तो जो है श्याम सुंदर दास भी कहते हैं और ग्रियर्सन भी कहते हैं। ठीक है, एक युग कहता है, एक काल कहता है। अभी आप पता कर लें। अब ऐसा ही एक, अगर स्वर्ण युग से हम बात करें तो छायावाद को भी स्वर्ण युग कहा जाता है, आधुनिक युग का। ठीक है, और वैसे ही हम बात करें स्वर्ण युग की, तो जो आपका अपभ्रंश का है। ठीक है, अपभ्रंश का विकास जो 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच है, तो वो उस काल को भी कहा जाता है। ठीक है, और वैसे ही अगर हम बात करें तो रीतिकाल को अपभ्रंश का मतलब स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ब्रज भाषा का रीतिकाल को भी स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि वो उच्च शीर्षक पे जाती है। तो काफी सारे सवाल ऐसे आपके साथ बातचीत हो सकती है। बस आप जुड़ें और कमेंट्स करें उस टाइम कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आती है, इस पर बना के दो। और कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको हम आपको बड़ी आसानी से याद करा सकते हैं। तो कवि लोग कविता के सौदागर थे, तो कौन थे? रीतिकाल के लिए कहा गया है, और किसने कहा? बच्चन ने कहा है। ठीक है, कबीर की भाषा संत भाषा है। अब आपको याद रखना है, सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी, किस किसने का, तो एक ऐसा भी है जो संत भाषा मानता है उसकी। ठीक है, संत भाषा। ठीक है, और भोजपुरी से भी संबंध जोड़ता है। ऐसा कौन है? वो बच्चन जोड़ते हैं। अगर आपको भोजपुरी आए तो वहां पे भी आप इसको नोट कर सकते हैं। और कहते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई पड़ता है। अब यहाँ से एक आक्रोश आक्रोश बोले तो मतलब व्यंग्य वर्ग बात कहना। ठीक है, व्यंग्य वर्ग जैसे कबीर में भी दिखती थी। तो जब आपके सामने कुछ पंडिताई या ऐसे ब्राह्मण से रिगार्डिंग कुछ भी कथन आए, तो आदिकाल में तो आप ध्यान दें कि पंडित, ठीक है, पंडित या ऐसे कुछ शब्द आते हैं, तो आप सरापा को ही टिक करें, क्योंकि वो जो है उनके मतलब विरुद्ध जो बात रखते हैं, तो वहां से भी आपको सहयोग मिल सकता है। तो आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। जो आगे उनका कथन है, आधुनिकता दो महायुद्धों की विभीषिका का फल है। ठीक है, और इस तरह है जो उसमें है संस्कृति। रामस्वरूप चतुर्वेदी का भी इसी तरह कुछ आता है कि जो आधुनिकता है वो दो संस्कृति की टकराहट से उत्पन्न होता है। तो वो भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का भी इस तरह का कथन आप याद रखें। ठीक, क्योंकि जब मैंने नोट्स तो दो या जिस राइटर को उसको आधार पर अब जब मैं उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो तब मुझे वो है पूर्व, जो पिछले जन्म की बातें याद जैसे नहीं आती कि कभी मैं ऐसा था। तो मुझे भी अब आ रहा है कि मैंने ये इस तरह का पढ़ा है कुछ, तो सामने कहे बिना रहा नहीं जा रहा है। तो ये है, कुछ दर्द इस तरह का है मेरा भी। ठीक है, आधुनिकता दो महायुद्धों की विभीषिका का फल है। आगे जो आपके लिए अब मैंने उन कथनों को रखा है, हालांकि मैं इनमें उन सभी कथनों को नहीं अभी रख पाया हूँ कि जिनका मेरे पास संकलन है, या अभी दिमाग में या किसी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कि आपके लिए एक काफ़ी सारी वीडियो बनाऊं, पर कुछ अपने जो मैं अभी रिसर्च वर्क में हूँ। ठीक है, तो उसमें या अपने निजी कुछ स्टडी की वजह से आपके सामने वीडियो नहीं ला पाया, कई कारणों से। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर आगे आपके कमेंट्स आए जिस भी टॉपिक पे, और मैं सरलता से सरलता आपके सामने रखूंगा। और कुछ मैंने ऐसे ट्रिक्स बनाई है नीचे, जो आप मेरे चैनल को जरूर देखिए। आज की रात या कल जब तक आपका पेपर नहीं तब तक देखेंगे, तो आपके लिए काफ़ी सहायता मिलेगी, देखे बिना ना जाए। ठीक है, अन्य मुख्य आलोचक विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन। अब जो अन्य हैं जो मुझे लगा कि इनको बताने, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, प्रसाद का है। ठीक है, कथन है। और कविता मौलिक रूप से जीवन की आलोचना, मैथ्यू अर्नोल्ड है। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, आगे जो श्रेष्ठ साहित्य मन का लड्डू नहीं जब जी चाह बना लिया, कैसी बात कही कि
अच्छी बात या अच्छा साहित्य लिखना कोई मन का लड्डू नहीं है कि जब जी चाह बना लिए लो, पकोड़े की तरह तल दिया। ऐसे नहीं हो सकता है। राइटर या लेखक बनना भी बड़ा मुश्किल कार्य है। मुश्किल क्या, दो लाइनें लिख लो, उसके बाद पेन तोड़ने का मन करता है, यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, और लिख भी दिया तो बंदर भी नहीं पढ़ने आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए श्रेष्ठ साहित्य मन का लड्डू नहीं है, जब जी चाह बना लिया। नाम और सिंह। जैसे कुछ का तो मैं आपको जन्म भी बताता हूँ, जैसे आप प्रसाद 89, ठीक है। नाम और सिंह 26 में, रामविलास शर्मा 12 में, मैथुनाड का आप देख लें शायद 22 में होगा। इसका है तो इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है, और ये किसका कथन है, रामविलास शर्मा का है। इनकी रचनाओं को आप ध्यान पूर्वक देख लें, क्योंकि यहाँ से भी उठने का सवाल बनता है। शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा, किसका कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1907 में जन्म है। और रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है, नागेंद्र का है। ठीक है, नागेंद्र का ही, नागेंद्र का जन्म है 1915 में। इनकी भी जो रचना, इनको मतलब विद डेट आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अभी रात लगा के याद कर लो। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है, धूमिल। धूमिल का जन्म है 1936 में। अरे, जब पहली बार हमने वो दिया था एग्जाम अपना, तो जन्म मरण मृत्यु भोज सारे चुबार का सब कुछ याद किया था, कि भोज जैसे खाना खाने जाना है उनके मरे हुए भी, उसका भी हमने याद कर दिया था। इस तरह की हमें याद किया था। कि भाई इस तरह के पूछो, और जब हम गए तो यूजीसी वाले ज्यादा ही चालाक निकले, उन्होंने पूछना ही बंद कर दिया। जब हम आए तब क्या बोले भंडारा खत्म हो गया है। वही बात हुआ है कि जब हम मंदिर के अंदर गए तो पूरी खत्म हो गई, बाहर है तो चप्पल गायब हो गया। हमारे साथ भी ऐसा किया था यूजीसी वालों ने। अब यहाँ पे है कि सबसे उत्तम कहानी वह है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। प्रेमचंद मेरे आदर्श हैं ये। मैं इनकी हर कथन और व्यंग्य को मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, 1880, और उनका 31 जुलाई वो भी याद रखें। क्या पता किस तरह से आपके सामने ये प्रश्न फेंक दे, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। और इनसे जुड़ी, इनके पुत्र से जुड़ी हुई, और इन पे आत्मकथा जो इनकी जीवनी है, ठीक है। इनकी जो पत्नी है, ठीक है, उन्होंने लिखी है प्रेमचंद घर में, इनके पुत्र ने लिखी है कलम का सिपाही और कलम का मजदूर, मदन मोहन है कोई, उसने लिखी है। ठीक है, कब लिखी है ये भी आपको यहाँ, कविता यूं ही, आप देखो, कविता यूं ही बन जाती है बिन बनाए, क्योंकि हृदय में है तड़प रही यादें तुम्हारी। कवि कभी भी खतरनाक अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे वो है ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गा, आंखों से बही होगी कविता, अनजान सुमित्रानंद पंत। ठीक है, तो कविताएं बहुत अच्छी होती है, आप पढ़ें तो सही। ठीक है, कविता यूं ही बन जाती है बिन बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है यादें तुम्हारी, केदारनाथ सिंह की है। का कथन है, व्यक्तिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, बल्कि उसे घोट कर पैदा हुआ। कौन कहते हैं, नागेंद्र। और नागेंद्र कुछ एक और मुझे इनका तर्क याद आ रहा है कि ये कहते हैं कि जो शुक्ल हैं, जो क्या है कि सुधारवाद युग के थे। ठीक है, सुधारवाद युग के थे, और मैं छायावाद युग का, क्योंकि इनका जन्म 1915 में है, तो मैं उनके तर्कों का मतलब के आगे दब जाता था। इतने उनके तर्क मतलब अच्छे होते थे कि मैं उनके मतलब काट नहीं पाता था। तो ये इनका आप ध्यान में रखना, इस तरह का इनका कथन है। आगे है कि आत्मचरित लिखना एक प्रकार से आत्मदान का ही रूप है। जैनेन्द्र का है, जैनेन्द्र का है, जिनेंद्र का है। ठीक है, इसका तुमको ये, कविता कवि के हृदय की अनुभूति होती है। कौन कहता है, दिनकर। दिनकर मेरे, अरे प्रिय, तो देखो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मुझे क्रिकेट में भी सब कुछ प्रिय लगता है, और सौंदर्य की दृष्टि से भी मुझे जो अच्छी चीजें मैं उसे अच्छा ही मानता हूँ। वैसे ही कविताओं रचनाओं में जो अच्छी बात है उन्हें उसे पकड़ लेता हूँ, और जो राइटर है उन्हें पकड़ लेता हूँ। तो कविता कवि के हृदय की अनुभूति है। अब उसकी उर्वशी 61, ठीक है, और रश्मि रति 1952 में, 52 में याद रखना है आपको। और इनकी जो रचना है, इनका जन्म 1908 में हुआ है, हाँ 1908 में हुआ। ठीक है, तो आप ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण कथन, इन पे हमने बात रख ली है। और मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आज ही जाके, अभी ही जाके चेक करिए कि किस तरह का इन्होंने कंटेंट बनाया और किस तरह की बात करने का प्रयास किया है। और काफ़ी सारा मैं अभी अपनी बात या नहीं कह पाया हूँ, और वीडियो नहीं बना पाया हूँ, तो किसी कारणवश, और आगे इस चैनल से मिलती ही रहेगी ट्रिक्स के माध्यम से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं अब डालने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, कमेंट भी करें, और मेरे भी मनोबल को बढ़ाएं, क्योंकि मैं भी अभी इस जर्नी में नया हूँ। तो किसी के सहयोग के लिए हूँ, तो जब तक ये मोनेटाइज नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी ज़्यादा बात लोगों तक नहीं पहुँचा पाऊंगा। इसलिए आप भी सहयोग करें, मैं भी आपके सहयोग के लिए तत्पर हूँ। तो उम्मीद है आपका एग्ज़ाम, मैं पूरी आशा और उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर जिसने सही अध्ययन किया है
और मन लगन से लगाया तो वो ज़रूर सफल होगा। घबराने की बात नहीं, एक किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। हम अगर अपने ही बैच की बात करें तो हम 5 दोस्त थे, तो 5 में से हम मतलब 4 दोस्त जेआरएफ हुए हैं, ठीक है? और उसमें ऐसा भी हुआ है कि किसी का पहले हो गया था, तो किसी के 3-4 अटेम्प्ट के बाद हुआ है, पर जिसका बाद में हुआ है तो उसने बीच में बीएड कर ली, ठीक है? या कुछ कर लिया, और आज हम फिर तीनों चारों दोस्त फिर पीएचडी में उसी लेवल पे पहुंच गए। तो ऐसे घबराना नहीं है कि मेरे दोस्त का हो गया और मेरा नहीं है, तो कुछ भी होगा वो हित के लिए होगा। हाँ, पढ़ाई करने में थोड़ी आनाकानी होती है कि यार मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बार बार वही चीजें पढ़ने से, पर उससे अ, ऐसा कभी नहीं सुना, क्योंकि आप कुछ दोबारा पढ़ रहे हो तो आपको कुछ नया समझ में आ रहा, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही। यही एक जो आपके मोटिवेशन या आपको दोबारा पढ़ने के लिए अच्छी बात है कि आप फिर से पढ़ रहे हो, कुछ नया समझ रहे हो। जिसका हो गया वो रुक गया है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, आप कहीं और स्पष्टता से अपनी बात को रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो लाभदायक होगी और आपका पेपर अच्छा हो, ऐसी उम्मीद मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, चैनल से जुड़े रहें। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।